सडनली इस पूरी एजिटेशन को हाईजैक कर लिया जाता है इन्हीं कम्युनिस्ट और इन्हीं जिहादी तत्वों के द्वारा। भारत का संविधान लागू होने से लेकर अब मोनिका अरोड़ा की पुस्तक बैन होने तक कई चीजें ऐसी है जिनके बारे में अगर आम इंसान सोचने लगे तो एक साथ कई क्रोसिन लेनी पड़ती है। बीते फरवरी मार्च में राजधानी दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे हुए थे। मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलकर और प्रेरणा मल्होत्रा ने इस दंगे पर आधारित एक किताब लिखी। किताब का नाम है दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। लेखक ने पब्लिकेशन हाउस ब्लूम्सबेरी से प्रकाशित करने का करार किया था, लेकिन ऐन मौके पर ब्लूम्सबेरी ने पुस्तक प्रकाशित करने से इनकार कर दिया। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। अब सवाल है कि मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलकर और प्रेरणा मल्होत्रा जी की तथ्यों पर आधारित पुस्तक को छापने से इनकार क्यों किया गया। जवाब ये हो सकता है कि वामपंथी प्रकाशक ने जब पूरी पुस्तक पढ़ी होगी तो दिमाग में आया होगा एक ऐसी पुस्तक है जिसमें मजहबी फसादियों को कहीं भी मासूम नहीं लिखा गया। मोनिका जी को कम से कम 10 से 20 जगह तो जिहादियों को मासूम नियत्ते लिखना था और इनमें सारी गलती हिंदू कट्टरपंथी ताकतों की लिखनी थी। सफूरा जरगर, उमर खालिद, शरजील इमाम को क्रांतिकारी जैसा लिखना था। अब हो सकता है ऐसा सोचकर प्रकाशक ने छापने से इनकार कर दिया होगा, क्योंकि इस देश में वही पुस्तक प्रकाशित होती है जिसे कोई अजीज बर्नी नाम का लिखता है और पुस्तक का नाम होता है 26/11 आरएसएस की साजिश, जिसमें कसाब को अमर सिंह लिखा जाता है और पुस्तक का विमोचन कोई क्रिप्टो क्रिश्चियन दिग्विजय सिंह करता है। इस देश में वही पुस्तक प्रकाशित होती है जिसमें इस देश के बहुसंख्यक लोगों को काफिर कहा जाता है, जिसमें उनकी बहु बेटियों को हरम में लाने की बात होती है, जिसमें उनके आराध्य देवी देवताओं को बुत बताकर तोड़ने की बात की जाती है। ऐसी पुस्तक को बल्कि यहाँ पवित्र पुस्तक का दर्जा दिया जाता है। भला इस देश में दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी का क्या काम। भला मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलकर और प्रेरणा मल्होत्रा जी की पुस्तक यहाँ कैसे छप सकती है जिसमें शहरी नक्सलवाद और जिहादी थ्योरी, जिसमें पिंजरा तोड़ गैंग और कथित मानवाधिकारी जिहादी चोले में सामाजिक कार्यकर्ताओं के नकाब उतार फेंके हो। उस पुस्तक का इस देश में क्या काम। यहाँ तो किसी कंवल भारती की किताब आरएसएस और बहुजन चिंतन प्रकाशित हो सकती है जिसमें दलित का नाम लेकर हिंदुओं को कोसा जाता है, लेकिन दलित से मुस्लिम बने, ईसाई बने और बौद्ध बने दलितों पर कोई प्रकाश नहीं डाला जाता कि वे लोग कैसे धर्म परिवर्तन करके आज भी उनके बीच भेदभाव का शिकार है। इस देश में रंगीला रसूल पुस्तक प्रतिबंधित हो सकती है, लेकिन पेरियार की लिखी गंदी रामायण, जिसमें भगवान श्री राम के चरित्र को लेकर मनगढ़ंत बकवास लिखी जाती है, वो धड़ल्ले से प्रकाशित की जाती है और वामपंथी विचारकों का समूह, बुद्धिजीवियों का समूह पेटीकोट पहनकर वाह करता है। अब ब्लूम्सबेरी इंडिया की किताब को प्रकाशित नहीं करने पर मोनिका अरोड़ा जी सही कह रही है कि बोलने की आज़ादी के मसीहा इस किताब से डरे हुए हैं। हालांकि ये कोई मुस्लिम विरोधी किताब नहीं है। ये किताब तो पोल खोल रही है कि कैसे शाहीन बाग से लेकर जामिया और सीलमपुर मौजपुर तक सब कुछ पहले से प्री प्लान था। दंगे फरवरी में हुए, लेकिन ये नेटवर्क दिसंबर में ही अपना काम करना शुरू कर चुका था। प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी था, पूर्व नियोजित षड्यंत्र था ये। यानी पुस्तक में पूरा जमीनी शोध है। मोनिका जी पहले एक इंटरव्यू में साफ कर चुकी है कि ये साजिश शुरू से ही हुई थी। तब यह पता चला कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदुओं, सिखों को नागरिकता दी जाएगी। अचानक फर्जी जानकारी फैलाई जाने लगी और भड़काऊ भाषण दिए जाने लगे। कांग्रेस ने दिल्ली की रैली में लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया। सोनिया गांधी ने कहा ये आर पार की लड़ाई है, सड़क पर आ जाओ, जेलें भर दो, ये आखिरी मौका है। इसके बाद उमर खालिद ने मुसलमानों से कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने पर वे सड़कों पर आए और इंटरनेशनल मीडिया को दिखा दे कि वो भारत में प्रताड़ित है, सुरक्षित नहीं है। और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान भड़काऊ भाषण देते हैं कि ट्रिपल तलाक तो मोदी ने समाप्त कर दिया, दाढ़ी, टोपी और अजान भी समाप्त कर देंगे, मुसलमानों तुम सड़कों पर आ जाओ। उसके बाद शरजील इमाम का देश को परमानेंटली काटने का बयान आता है और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर तो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कातिल ही बोल देते हैं। यानी पुस्तक में साफ बताया गया है कि बड़े बड़े नेताओं द्वारा दिसंबर से फरवरी तक परोसे गए नफरत का परिणाम यह दंगा था। धरने से दंगे तक का मॉडल साफ था। इसके स्टेज 4 तय थे। पहला स्टेज 11 दिसंबर को बिल पारित होने के बाद हर जगह हेट स्पीच दी जाने लगी। यूनिवर्सिटी के बच्चे, शिक्षक बाहरी लोगों के साथ मिलकर पेट्रोल बम फेंकने लगे, आगाजनी करने लगे, पुलिस के साथ मारपीट करने लगे और फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर कहते हैं कि हमें पुलिस मार रही है, बचा लो।
दूसरा स्टेज था कि किसी मुख्य सड़क के एरिया को घेर लो, वह जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर हिंदू मुस्लिम बराबर संख्या में हो, वहां पर टेंट लगा दो, स्टेज पर माइक लगा दो, पीछे अम्बेडकर जी की एक फोटो और संविधान रख दो और साथ में एक तिरंगा, यानी हाथ में तिरंगा और दिल में दंगा होना चाहिए। क्योंकि किस तरह से वहां पर माँ काली को बुर्का पहनाया गया और स्वास्तिक को झाड़ू से तोड़ते हुए दिखाया गया। फिर कैसे शाहीन बाग में पीएफआई का पैसा आया, सुबह से शाम तक बिरयानी बांटी गई। प्रदर्शनकारियों ने ऐसा माहौल बनाया कि पुलिस उन पर लाठी चार्ज करे ताकि नेशनल न्यूज बने, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर इनका तीसरा स्टेज शुरू हो जाता है। इन लोगों ने बाजारों में, एरिया में जुलूस में आना शुरू कर दिया। हजारों की संख्या में महिलाएं बुर्के में शिव मंदिर के सामने आज़ादी के नारे लगाने लगी। पुलिसकर्मी जख्मी हुए, मगर आगे महिला और बच्चे होने के कारण पुलिसकर्मी कुछ ना कर सके। महिला और बच्चों को आगे करके जिहादी अपनी साजिश को अंजाम दे रहे थे। चौथे चरण के तहत 22 फरवरी 2020 को सफूरा जरगर रात के 1:30 बजे मुस्लिम महिलाओं को लेकर आई और जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद सुबह 6 बजे जाफराबाद सड़क को जाम कर दिया गया। इनकी दूसरी टीम ने चांदबाग में सड़क को जाम कर दिया गया। पिंजरा तोड़ गैंग की सफूरा, नताशा, देवांगना आदि ने महिलाओं को फ्रंट लाइन में ढाल की तरह इस्तेमाल किया ताकि पुलिस महिलाओं पर हमला नहीं करेगी और पीछे वे अपने मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो जाएंगे। 24 फरवरी को यही महिलाएं मौजपुर चौक पर हजारों की संख्या में बैठी हुई थी। तभी महिलाओं ने डीसीपी अमित शर्मा को बुलाया कि आइए बात करते हैं। उन्होंने सोचा कि महिलाएं हैं और बातचीत से मामला खत्म हो जाएगा, मगर जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, महिलाओं ने बुर्के में से चाकू, छुरी, रोड, डंडो आदि से उन पर हमला शुरू कर दिया। एक ने उनका हेलमेट निकाल लिया, बाकी ने उनके सिर पर मारा। जिहादी भीड़ उन पर मानो टूट पड़ी। दूसरी ओर पार्षद ताहिर हुसैन ने किस तरह दंगे के एक दिन पहले खजूरी खास थाने से अपना पिस्टल रिलीज करवाया, घर के सीसीटीवी कैमरे को बंद करवा दिया। इसके बाद उन्होंने शिव विहार में हिंदू के स्कूल को निशाना बनाया, स्कूलों को लूटा गया, फिर उसे जला दिया गया। आईबी के अंकित शर्मा की नरसंस हत्या की गई। दिलबर नेगी को काटकर जला दिया गया, विवेक के सिर में ड्रिल कर दिया गया। हिंसा की पटकथा ये थी कि 19 दिसंबर को सीलमपुर के 7 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया जाता। 40,000 जिहादियों की भीड़ इकट्ठा होती है। 13 जनवरी को 4,000 की संख्या में जुलूस मालवीय नगर की तरफ आज़ादी के नारे लगाते हुए निकलते हैं। 15 जनवरी को हर जगह धरने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। 22 फरवरी को मुस्लिम महिलाओं को बुलाकर जाम कर दिया जाता है। फिर 23 फरवरी को 3:30 बजे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और स्थानीय लोग इकट्ठा होते हैं और प्रदर्शनकारियों से हटने के लिए कहते हैं। इसके बाद इस बात को हवा दी जाने लगी कि कपिल मिश्रा ने दंगा भड़काया, मगर इससे पहले ही जगह जगह पर भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गई थी। जहां भी भीड़ को पुलिस जमा होने से रोकती, शहरी नक्सलवादी शोर मचा देते कि देश का संविधान खतरे में है, अभिव्यक्ति की आज़ादी कुचली जा रही है, और इन बयानों की आड़ में दंगे का जहर मुसलमानों के मन में भरा जाता रहा। 23 फरवरी को शाम से ही पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। 24 फरवरी की सुबह दुकानें जला दी जाती है। डीसीपी अमित शर्मा को अधमरा कर दिया जाता है। हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या कर दी जाती है। यानी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी, किसका कौन सा रोल होगा, ये बात दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में भी कही जा रही है। अंत में मोनिका अरोड़ा जी कहती है कि मुझे आशा नहीं विश्वास है, धरने से दंगे तक का ये मॉडल आखिरी एक्सपेरिमेंट होगा। ऐसा कोई भी शाहीन बाग 2, कोई भी खिलाफत 2, कोई भी जिन्ना वाली आज़ादी के नारे नहीं लगा पाएगा और कोई भी यहाँ पर ऐसी साजिश नहीं कर पाएगा। फिर किसी माँ प्रीति गर्ग को पहली मंजिल से अपने बच्चे को नहीं फेंकना पड़ेगा। फिर किसी विनोद कश्यप को सिर पर पत्थर मार मार कर ख़त्म नहीं किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे ऐसा हिंदुस्तान हमारे सामने आए। हमारी भी कोशिश यही है और आपकी भी। कम से कम हम सच्चाई को सामने तो रखें। सच्चाई तो 100 पर्दे फाड़ कर भी सामने आ जाती है। अब पुस्तक आकर रहेगी। यदि एक प्रकाशक मना करता है तो 10 और आ जाएंगे। ये पुस्तक उजागर करेगी कि दंगों के लिए प्रशिक्षण कैसे दिया गया था और दुष्प्रचार तंत्र इसमें कैसे शामिल था। हालांकि ऐसी बात दिमाग में रखने लायक नहीं होती। अपने मित्रों और जनता के एक बड़े हिस्से तक इसे जरूर पहुंचा दीजिए ताकि वे भी इनके जिहादी एजेंडे और मानसिक स्तर का अनुमान लगा सके। जय हिंद, वंदे मातरम।